दोस्तों नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम हिंदी पाठ्यक्रम से संबंधित सीरीज प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर चला रहे हैं। दोस्तों किसी भी परीक्षा में जिसमें हिंदी पाठ्यक्रम सम्मिलित किया जाता है उसमें ये वीडियो बहुत ही उपयोगी हैं। किसी भी प्रकार की परीक्षा हो जिसमें हिंदी पाठ्यक्रम जोड़ा गया हो, जैसे पीजीटी, टीजीटी, टीआरटी, नेट, सेट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रेड, एलडीसी भर्ती, एसएससी भर्ती, पटवारी भर्ती, एसआई भर्ती। दोस्तों एसआई में तो एक पेपर स्पेशली हिंदी भाषा का होता है, उसका 0 से शिखर तक पूरा सिलेबस आपको इस वीडियो पर, इस चैनल पर देखने को मिलेगा। ग्राम सेवक, एमए, बीए, स्नातक, स्नातकोत्तर, उच्च माध्यमिक शिक्षा या इसके अलावा अन्य विभिन्न परीक्षाएं जिनमें हिंदी से संबंधित पाठ्यक्रम सिलेबस शामिल किया जाता है, उन सभी के लिए दोस्तों ये वीडियोज़ बहुत ही उपयोगी हैं, जिसका दूसरा पार्ट है ये। तो दोस्तों यदि आपको हिंदी भाषा से संबंधित कोई परीक्षा देनी है तो आप ये वीडियोज़ अवश्य देखें। इसके साथ साथ ही चैनल पर आपको पिछली परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न जिनका विश्लेषण भी आपको देखने को मिलेगा, तो ये प्रश्न भी आप देख सकते हैं। और साथ में ये जो पाठ्यक्रम चैनल पर आपको उपलब्ध है इसको भी आप अच्छी तरह से पढ़ें और इसके बाद में प्रश्नोत्तर से संबंधित जो वीडियो हैं वो भी देखें। तो दोस्तों हमारा आज ये दूसरा पार्ट है हिंदी भाषा विज्ञान से संबंधित, जिसका पहला पार्ट हमने पढ़ लिया था। दूसरा पार्ट है हिंदी शब्द की उत्पत्ति। संस्कृत का सिंधु शब्द फारसी में हिंदू हो गया, यानी संस्कृत भाषा का एक शब्द है सिंधु, वो फारसी भाषा में हिंदू के रूप में बदल गया। जैसे सिंधु, सिंधु से बना हिंदू, हिंदू से बना हिंदू और हिंदू से बन गया शब्द हिंदी। क्यों बना साथियों ऐसा? क्योंकि फारसी भाषा में शब्द में जो स वर्ण होता है वो है में बदल जाता है, तैथ है तय में बदल जाता है, द में बदल जाता है। इसी प्रकार से सिंधु हिंदू में बदल गया, छोटाऊ की मात्रा बड़ाऊ में बदल गई और ई प्रत्यय लग गया। ईरान के पास सिंधु, ईरान के पास है सिंधु प्लस स्थान, तो शब्द बन गया हिंदुस्तान। नोट, हिंदी शब्द फारसी या पारसी या ईरानी भाषा का शब्द है। हिंदी जो शब्द है वो फारसी, पारसी या ईरानी भाषा का शब्द है। अब हिंदी की जो यात्रा है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले वह भाषा जो हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो भाषा है संस्कृत भाषा, जिसका समय है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। संस्कृत भाषा के भी दो भेद हैं, पहला है वैदिक संस्कृत, दूसरा है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का समय है 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक, जिसमें वेद और उपनिषद रचे गए। संस्कृत का दूसरा भेद है लौकिक संस्कृत, जिसका समय है 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, जिसमें रामायण महाभारत रचे गए। इसके बाद में पाली भाषा, पाली भाषा का समय है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथ रचे गए। इसके बाद में विकसित जो भाषा है वो है प्राकृत भाषा, जिसका समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, जिसमें जैन ग्रंथ रचे गए। तो बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में, जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा के बाद में जो भाषा विकसित हुई वो है अपभ्रंश, जिसको अवहट्ट भी कहते हैं। सोरसेनी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक इसका समय है। और अपभ्रंश यानी अवहट्ट के बाद में जो भाषा विकसित हुई वो है हिंदी भाषा, जिसका समय है 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक। ये इसका उद्भव समय है। हिंदी का मानक या शुद्ध समय है 1100 ईस्वी और हिंदी साहित्य 1150 ईस्वी के आसपास मिलता है। यानी हिंदी भाषा का उद्भव हुआ 1000 ईस्वी के आसपास। हिंदी का मानक या शुद्ध समय है 1100 ईस्वी और हिंदी में साहित्य मिलता है 1150 ईस्वी के आसपास।
दोस्तों, आप इन वीडियोज़ को देख कर के नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, और यदि नोट्स तैयार नहीं कर सकते तो हम एक बार नहीं तो 2 बार वीडियोज़ को देख कर के अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। स्वर भक्ति क्या होता है? संयुक्त व्यंजन के बीच अनावश्यक स्वर आगमन को स्वर भक्ति कहते हैं। यानी संयुक्त व्यंजन है और संयुक्त व्यंजन के बीच में अनावश्यक ही कोई स्वर आ गया तो वह स्वर भक्ति कहलाता है। जैसे करम, रे में ए नहीं है लेकिन दूसरा शब्द बन गया करम, इसमें रे में ए आ गया तो यहाँ पर ये स्वर भक्ति है। अब कुछ वर्ण हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। कै ख ग, कै ख ग के नीचे जो बिंदी लगी हुई है इसको नुक्ता कहते हैं। कै ख ग ये नुक्ता वाले वर्ण अरबी फारसी भाषा से हिंदी भाषा ने ग्रहण किए हैं। जैफ है अरबी फारसी अंग्रेजी भाषा से ग्रहण किए हैं। 5 वर्ण हैं। कै ख ग अरबी फारसी भाषा से ग्रहण किए हिंदी भाषा ने, और जैफ है अरबी फारसी अंग्रेजी भाषा से ग्रहण किए हैं। इन वर्णों के बारे में हम थोड़ा विस्तार से पढ़ें तो जैसे कि कै वर्ण, हिंदी भाषा का जो कै वर्ण है वो स्पर्श व्यंजन है, कंठे वर्ण है। लेकिन अरबी फारसी का जो कै नुक्ता वाला वर्ण है ये स्पर्श संघर्षी है, अलिजीवीय है। हिंदी भाषा का ख वर्ण स्पर्श व्यंजन है, कंठे है, कंठ से बोला जाता है। और अरबी फारसी का ख वर्ण संघर्षी है, कंठे है, कंठ से बोला जाता है। हिंदी भाषा का ग वर्ण स्पर्श व्यंजन है, कंठे है, कंठ से बोला जाता है। और अरबी फारसी का ग वर्ण संघर्षी है, कंठे है। ये इनमें अंतर है। जय हिंदी भाषा का स्पर्श संघर्षी है, तालुवृश्य है, लेकिन अरबी फारसी अंग्रेजी का जय वर्ण संघर्षी और तालुवृश्य है। हिंदी भाषा का फ वर्ण स्पर्श दवयोष्ट है, लेकिन अरबी फारसी अंग्रेजी भाषा का फ वर्ण संघर्षी दंतोष्ट है। दोस्तों, चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट में आपको हिंदी भाषा से संबंधित सभी वीडियोस उपलब्ध हैं जिनको आप देखें। हिंदी भाषा के विकास के इस 1000 वर्ष के इतिहास को 3 वर्षों में विभाजित किया गया है। यानी हिंदी भाषा का विकास 1000 ईस्वी के आसपास हुआ और आज तक का जो 1000 वर्षों का इतिहास है इसको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है प्रारंभिक काल, दूसरा है मध्यकाल, तीसरा है आधुनिक काल। प्रारंभिक काल का समय 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक, मध्यकाल का समय है 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक, और आधुनिक काल का समय माना जाता है 1800 ईस्वी से अब तक यानी आज तक। तो हिंदी के विकास के 1000 वर्ष को 3 भागों में बांटा गया है, प्रारंभिक काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। अब इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। पहला है प्रारंभिक काल में हिंदी का विकास 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक, और इससे संबंधित जो प्रमुख साहित्यिक रचनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। यानी प्रारंभिक काल में 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच में हिंदी का जो विकास हुआ, इससे संबंधित साहित्य रचनाएं लिखी गई, वे कौन कौन सी हैं, वो प्रमुख रचनाएं हम पढ़ते हैं। बीसलदेव रासो नरपति नालय के द्वारा 1155 ईस्वी में प्रारंभिक हिंदी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। दूसरा है पृथ्वीराज रासो चंद बरदई के द्वारा 1168 ईस्वी में लिखा गया, जो कि हिंदी के प्रारंभिक काल में लिखा गया। संदेश रासक स्नेह रासे के द्वारा, और कबीर साहित्य 1428 ईस्वी के आसपास प्रारंभिक हिंदी में लिखा गया। खुसरो का काव्य 1325 ईस्वी के आसपास प्रारंभिक हिंदी में लिखा गया। गोरख बानी 10वीं शताब्दी में प्रारंभिक हिंदी में लिखे हुए प्रमुख ये साहित्य और रचनाएं हैं। प्रारंभिक कालीन हिंदी की कुछ विशेषताएं। प्रारंभिक कालीन हिंदी की कुछ विशेषताएं हम यहाँ पर पढ़ते हैं। पहली प्रारंभिक कालीन हिंदी की विशेषता है अपभ्रंश के 8 स्वरों के अलावा 2 नए स्वर विकसित हो गए
आई औ। दोस्तों, प्रारंभिक काल हिंदी भाषा का है, उसमें पहले 8 स्वर थे, फिर 2 स्वर और विकसित हो गए। यानी अपभ्रंश भाषा के बाद में हिंदी भाषा विकसित हुई, तो अपभ्रंश भाषा में 8 ही स्वर थे, लेकिन अपभ्रंश भाषा से विकसित जो हिंदी भाषा है उसमें 10 स्वर हो गए, 2 नए स्वर विकसित हो गए, आई और औ। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी के मूलतः स्वर, हिंदी के मूल स्वर, हिंदी के प्रमुख स्वर वे कौन से हैं जो हिंदी में विकसित हुए, आई और औ। दूसरी विशेषता है न, स, ल और र दंते ध्वनियाँ व्रत से हो गई। यानी अपभ्रंश में न, स, ल और र जो ध्वनियाँ थी वो दंते थी, लेकिन हिंदी भाषा में व्रत से हो गई। प्रारंभिक हिंदी की 2 विशेषता हमने पढ़ी, और अब पढ़ते हम तीसरी विशेषता। च, छ, ज, झ पहले अपभ्रंश में स्पर्श व्यंजन थे, लेकिन हिंदी में स्पर्श संघर्षी हो गए। चौथी विशेषता है प्रारंभिक हिंदी की, हिंदी में ड और ढ का विकास हो गया। अपभ्रंश में केवल ड और ढ वर्ण थे, लेकिन हिंदी भाषा में ड और ढ का विकास हो गया। यानी हम इस प्रकार के वर्ण देखते हैं जिनके नीचे बिंदी नहीं होती है, वे अपभ्रंश भाषा के हैं, लेकिन ड और ढ के नीचे जो बिंदी है इनका विकास हिंदी भाषा में हुआ है। ये 2 वर्ण हिंदी भाषा में विकसित हुए हैं, इनको बोला जाता है ड और ढ। पांचवी विशेषता है प्रारंभिक हिंदी की, नह, मह, लह संयुक्त व्यंजन थे अपभ्रंश भाषा में, लेकिन हिंदी भाषा में ये न, म, ल के महाप्राण रूप में विकसित हो गए। यानी नह, मह, लह संयुक्त व्यंजन अपभ्रंश भाषा में थे, लेकिन हिंदी भाषा में ये महाप्राण के रूप में न, म और ल के रूप में विकसित हुए। प्रारंभिक हिंदी की छठवीं विशेषता है कि द्वित्व व्यंजन एकल व्यंजनों में बदलने लगे। अपभ्रंश में जो द्वित्व व्यंजन थे वे हिंदी भाषा में एकल व्यंजनों में परिवर्तित होने लग गए थे। प्रारंभिक हिंदी की 7वीं विशेषता है भक्ति आंदोलन के प्रभाव से तत्सम शब्द बढ़ने लगे। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के शब्दों को कहा जाता है जिनमें किसी प्रकार से बदलाव नहीं होता है, हम उनका प्रयोग करते हैं तो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो भक्ति आंदोलन में जो साहित्यिक रचनाएं रची गई, उन रचनाओं के प्रभाव से हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा के यानी तत्सम शब्द बढ़ने लग गए थे। और प्रारंभिक हिंदी की 8वीं विशेषता है मुसलमानों के आगमन से अरबी फारसी शब्दों में वृद्धि हुई। प्रारंभिक हिंदी में मुसलमानों के आगमन से हिंदी भाषा में अरबी फारसी शब्द भी बढ़ने लग गए थे। अब हिंदी का दूसरा भाग है, दूसरा काल है जो है मध्यकाल, जिसका समय है 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। मध्यकाल की प्रमुख विशेषता है, हिंदी के मध्यकाल की प्रमुख पहली विशेषता है कि अरबी फारसी के संपर्क से कै, ख, ग, ज, फ हिंदी में बोले जाने लगे। मध्यकाल हिंदी में अरबी फारसी के प्रभाव से हिंदी में 5 वर्ण आए थे। अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं के संपर्क से कै, ख, ग, ज और फ, इनके नीचे जो बिंदी लगी हुई है इसको नुक्ता कहते हैं। ये मध्यकाल हिंदी में बोले जाने लग गए थे। मध्यकाल हिंदी की दूसरी विशेषता है परसर्ग तथा सहायक क्रियाओं का प्रयोग होने लग गया था। मध्यकालीन हिंदी की तीसरी विशेषता है हिंदी व्याकरण विकसित व अपभ्रंश की व्याकरण लुप्त होने लग गई थी। मध्यकालीन हिंदी के मध्यकाल में हिंदी की व्याकरण विकसित हो गई थी और अपभ्रंश की जो व्याकरण थी वो लुप्त होने लग गई थी। हिंदी का तीसरा काल है आधुनिक काल, समय है 1800 ईस्वी से अब तक। और आधुनिक हिंदी के आधुनिक काल की पहली विशेषता है कै, ख, ग, ज, फ, जो कि अरबी, फारसी और अंग्रेजी शब्द थे, अंग्रेजी वर्ण थे। इन वर्णों के शब्दों में व जैफे ध्वनियाँ अंग्रेजी शब्दों में प्रयोग,
यानी कि हम 5 वर्ण पढ़े हैं जिनके नीचे बिंदी लगी हुई है, जिसे नुक्ता कहते हैं। क ख ग ये अरबी फारसी के वर्ण थे और जैफ है अरबी फारसी और अंग्रेजी की वर्ण थे जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में शब्दों में होने लग गया था। हिंदी के मध्यकाल की दूसरी, हिंदी के आधुनिक काल की तीसरी विशेषता है अंग्रेजी का ओ स्वर का प्रचलन हो गया था। यानी दोस्तों अंग्रेजी भाषा में एक ओ स्वर है, ये भी हिंदी भाषा में प्रचलित हो गया था। जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर, केवल चंदर ही लगाते हैं, बिंदी नहीं लगाते हैं, तो ये चंदर, ये गृहीत स्वर है जो कि अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा ने ग्रहण किया है। मध्यकाल की तीसरी विशेषता है अंग्रेजी, आधुनिक काल की तीसरी विशेषता है अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग से संयुक्त व्यंजन बोला जाने लगा। जैसे ड्रिल, ड्राइवर, यानी डे और डे के नीचे लगा हुआ है रे, डे में स्वर नहीं है, रे में स्वर है। तो ये वर्ण भी अंग्रेजी शब्दों में हिंदी भाषा में प्रयोग में लिया जाने लग गया था हिंदी के आधुनिक काल में। हिंदी के आधुनिक काल की चौथी विशेषता है आई औ प्रारंभ में आई तथा औ अब कहीं तो आई औ तो कहीं आए औ के रूप में उच्चारित होने लगे थे। यानी कि दोस्तों हिंदी भाषा में आई औ जो कि हिंदी के प्रारंभिक काल में प्रकट हुए थे, वे पहले आई और औ के रूप में बोले जाते थे, लेकिन हिंदी के आधुनिक काल में कहीं पर तो ये आई औ के रूप में बोले जाते थे और कहीं पर ये आए औ के रूप में बोले जाने लगे हैं। आधुनिक हिंदी के आधुनिक काल की पांचवी विशेषता है हिंदी की प्रकृति अब पूर्णतः विश्लिष्टात्मक यानी वियोगात्मक हो चुकी थी। हिंदी के आधुनिक काल में हिंदी की जो प्रकृति थी वो पूरी तरह से वियोगात्मक थी, विश्लिष्टात्मक थी। हिंदी के आधुनिक काल की छठी विशेषता है हिंदी के मानक स्वरूप का व्याकरण अब सुनिश्चित हो चुका था। हिंदी के आधुनिक काल में हिंदी का जो मानक स्वरूप था, उसका व्याकरण था, वो सुनिश्चित हो गया था। सातवीं विशेषता है अंग्रेजी के प्रभाव से हिंदी की शब्द रचना एवं वाक्य रचना प्रभावित हुई। हिंदी के आधुनिक काल में अंग्रेजी का प्रभाव हिंदी में बढ़ा था, इससे हिंदी की जो शब्द रचना थी और हिंदी की जो वाक्य रचना थी वो भी अंग्रेजी भाषा से प्रभावित हो गई थी। तो कौन से काल में प्रभावित हो गई थी? हिंदी के आधुनिक काल में। हिंदी के आधुनिक काल के आठवीं विशेषता है आधुनिक काल में गद्य का प्रयोग तेजी से बढ़ा। आधुनिक काल में हिंदी के आधुनिक काल में जो रचनाएं हो रही थी उसमें सबसे ज़्यादा तेजी आई थी गद्य में, यानी पद्य का प्रयोग कम किया जाता था। पद्य में रचनाएं कम लिखी जाती थी, गद्य में रचनाएं ज़्यादा लिखी जाती थी। हिंदी के आधुनिक काल की नवीं विशेषता है 5 लाख से अधिक तकनीकी शब्दों का निर्माण किया गया। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए हिंदी के आधुनिक काल में 5 लाख से अधिक तकनीकी शब्दों का प्रयोग किया गया ताकि हिंदी भाषा को बोलने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। अब पढ़ते हैं दोस्तों हिंदी की बोलियां, उनका विस्तार से विवरण। पहली बोली है खड़ी बोली। खड़ी बोली के अनेक नाम हैं, जैसे खड़ी बोली को हिंदुस्तानी भी कहते हैं, कौरवी भी कहते हैं, सर हिंदी भी कहते हैं। इसके अनेक नाम हैं। इसको खड़ी बोली क्यों कहते हैं? क्योंकि खड़ी बोली ब्रज भाषा की तुलना में खड़ी बोली जाती है, इस कारण से खड़ी बोली को खड़ी बोली कहते हैं। अन्य नाम हिंदुस्तानी, कौरवी, सर हिंदी हैं। खड़ी बोली शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है, यानी हिंदी भाषा 3 अपभ्रंशों से विकसित है। उनमें से एक अपभ्रंश शौरसेनी अपभ्रंश है और इस शौरसेनी अपभ्रंश से ही खड़ी बोली विकसित है। खड़ी बोली का नामकरण लल्लू लाल मिश्र ने 1803 ईस्वी में प्रेम सागर की भूमिका में किया था।
खड़ी बोली का नामकरण सबसे पहले 1803 ईस्वी में लल्लू लाल मिश्र नामक एक विद्वान ने अपने प्रेम सागर ग्रंथ की भूमिका में खड़ी बोली का नामकरण किया था। खड़ी बोली दिल्ली के उत्तर पूर्व से लेकर हिमालय की तराई तक बोली जाती है। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? दिल्ली के उत्तर पूर्व से लेकर के हिमालय की तराई तक। खड़ी बोली में पौवाड़े विशेष उल्लेखनीय हैं। पौवाड़े विशेष उल्लेखनीय कौन सी बोली के हैं? खड़ी बोली के हैं। दूसरी बोली है बांगरू बोली। बांगरू बोली का अन्य नाम है, बांगरू बोली को हरियाणवी भी कहते हैं। बांगर यानी शुष्क उच्च भूमि भूभाग के कारण इसका नामकरण हुआ है। हरियाणी या हरियाणवी को बांगरू क्यों कहते हैं? क्योंकि हरियाणवी बोली बांगर यानी शुष्क या उच्च भूमि भूभाग में बोली जाती थी, इसलिए इसको बांगरू बोली कहते हैं। बांगरू बोली सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। बांगरू बोली करनाल, रोहतक, दिल्ली, हिसार के क्षेत्र में बोली जाती है। तीसरी बोली है ब्रजभाषा। तीसरी बोली है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा को अंतर्वेदी भी कहते हैं। ब्रजभाषा सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। ब्रजभाषा राजस्थान में भरतपुर, करौली, धौलपुर में बोली जाती है। मध्य प्रदेश राज्य में ग्वालियर में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में मथुरा, आगरा, अलीगढ़, एटा, बरेली क्षेत्र में बोली जाती है। तो ब्रजभाषा को अंतर्वेदी भी कहते हैं, जो कि सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी के क्षेत्र में बोली जाती है। अगली चौथी बोली हम पढ़ेंगे बुंदेली बोली। बुंदेली बोली को बुंदेलखंडी भी कहते हैं। यह सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। बुंदेली बोली यूपी, एमपी के क्षेत्र में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बुंदेली बोली बोली जाती है। पांचवी बोली है कन्नौजी। यूपी के फर्रुखाबाद जिले में कन्नौज क्षेत्र में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद जिला है, उसका एक कन्नौज क्षेत्र है। उस कन्नौज क्षेत्र में एक बोली बोली जाती है जिसको कन्नौजी कहते हैं। छठी बोली है अवधी बोली, जो कि अवध क्षेत्र की भाषा है और अवध क्षेत्र का है यूपी में। अवधी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। बिहार के मुसलमान अवधी बोलते हैं। जगनिक का आला खंड अवधी में रचित है। तो दोस्तों, अवधी उत्तर प्रदेश में अवध क्षेत्र की बोली है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई थी। बिहार के जो मुसलमान हैं वो अवधी बोलते हैं और जगनिक के द्वारा जो आला खंड रचा गया था वो भी अवधी भाषा में ही, अवधी बोली में ही लिखा हुआ है। सातवीं बोली है जो कि बघेली है। बघेली बघेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। बघेली अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। आठवीं बोली है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ जनपद में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ जनपद में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य के क्षेत्र में बोली जाती है, जो कि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। नवीं बोली है मैथिली बोली। मैथिली बोली बिहार में मिथिला क्षेत्र में बोली जाती है। मैथिली बोली मागधी अपभ्रंश से विकसित है। मैथिली में विद्यापति और गोविंद दास ने रचनाएं लिखी हैं, अर्थात विद्यापति और गोविंद दास मैथिली के प्रसिद्ध कवि हैं। विद्यापति और गोविंद दास मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। मैथिली मागधी अपभ्रंश से विकसित है, जो कि बिहार के मिथिला क्षेत्र में बोली जाती है। दसवीं बोली है भोजपुरी। बिहार के भोजपुर नगर की बोली है। भोजपुरी बोली बिहार में भोजपुर नगर में बोली जाती है और इसी कारण से इसका नाम भोजपुरी हुआ। 11वीं बोली है मगही और मगही का अर्थ होता है मगध की बोली।
तो मगध क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को क्या कहते हैं? मगही कहते हैं। मागधी अपभ्रंश की बोली है। 12वीं बोली है गढ़वाली। उत्तरांचल के गढ़वाल क्षेत्र में, गढ़वाली बोली उत्तरांचल के गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए इसको गढ़वाली कहते हैं। 13वीं बोली है कुमायूनी। उत्तरांचल प्रदेश के कुमायूं क्षेत्र कुर्मांचल में बोली जाती है। उत्तरांचल प्रदेश के कुमायूं क्षेत्र यानी कुर्मांचल में बोली जाने वाली बोली को कुमायूनी बोली कहते हैं। चौदहवीं बोली है पश्चिमी पहाड़ी। पहाड़ी की पश्चिमी बोलियों के समूह का नाम पश्चिमी पहाड़ी है। यानी पहाड़ी की जो पश्चिमी बोलियां हैं, पहाड़ी की जो पश्चिमी बोलियां हैं, उन पश्चिमी बोलियों का जो समूह है वो पश्चिमी पहाड़ी कहलाता है। पश्चिमी पहाड़ी की पहले टाकरी लिपि थी, अब देवनागरी लिपि है। पश्चिमी पहाड़ी की जो बोलियां थी उनकी पहले लिपि टाकरी थी, लेकिन वर्तमान समय में उनकी लिपि देवनागरी है। 15वीं बोली है दक्षिणी। दक्षिण भारत में प्रयुक्त होने वाली भाषा हिंदी को दक्षिणी कहते हैं। यानी दक्षिण भारत में जो हिंदी भाषा प्रयुक्त होती है उस हिंदी भाषा को दक्षिणी या दक्षिणी कहते हैं। तो दोस्तों ये 15 बोलियां थी। इनके अलावा और जो राजस्थान की बोलियां हैं, जो राजस्थान के क्षेत्र में बोली जाती हैं, उनको हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे। राजस्थान की बोलियों के अलावा जो 15 बोलियां थी, इन 22 बोलियों की संकुल से जो हिंदी भाषा का विकास हुआ है उनको हमने पढ़ा है। हिंदी भाषा के विकास में जो 22 बोलियां हैं, उनकी जो 15 बोलियां थी उनका विस्तार से हमने विवरण देखा, पढ़ा। राजस्थान क्षेत्र से संबंधित जो अन्य बोलियां हैं उनको हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे। हिंदी की इन बोलियों के अतिरिक्त राजस्थान की भी बोलियां हिंदी भाषा में ही सम्मिलित की गई हैं, जिन पर अलग से विवेचना करेंगे। तो दोस्तों 22 बोलियां जो कि हिंदी भाषा के विकास में अपना योगदान दी थी और दे रही हैं, उनमें से 15 बोलियों को हमने पढ़ा। इनके अलावा जो बोलियां हैं जो राजस्थान क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में बोली जाती हैं, उनको दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये हमारी वे 15 बोलियां थी जिनको हम नोट्स के रूप में भी लिख सकते हैं। एक बार नहीं तो 2 बार वीडियो को देख करके आसानी से हम समझ सकते हैं और हम अपनी तैयारी को बहुत अच्छी बना सकते हैं। दोस्तों किसी भी परीक्षा में हिंदी का पाठ्यक्रम जोड़ा गया है तो उसमें ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है। हिंदी भाषा विज्ञान से संबंधित ये हमारा दूसरा वीडियो था। धन्यवाद।